एक क्वेश्चन मेरे पास काफी बार आता है कि सर आखिर ये बताइए क्रिएटिन काम कैसे करता है। अब इसका जो आंसर है इतना सिंपल नहीं है। थोड़ा सा हम टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं। अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसकी जो पूरी डिटेल है वो मैंने अपनी जो क्रिएटिन के ऊपर मैंने ई बुक लिखी है, जो बहुत एक्सटेंसिव ई बुक है, उसमें सब चीजें बहुत डिटेल में दी हुई। देखिए, हम सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सबको अपने को सरवाइव कराने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तभी वो जिंदा रह सकते हैं। और काफी सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में जिसके लिए इस एनर्जी की कंटिन्यूसली जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये प्रोसेसेस कभी बंद नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो सारे वाइटल ऑर्गन्स वगैरह हैं वो कंटिन्यूसली फंक्शन करते रहते हैं। आपके फूड का मेटाबॉलिज्म, काफी सारी जो मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, इन सब के लिए कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई की जरूरत होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो कंटिन्यूसली नहीं होते, लेकिन वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मसल कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह हैं या कुछ और सेलुलर मूवमेंट्स हैं, ये टाइम टू टाइम अपने आप होती रहती है। हम उन्हें डेलिबरेटली करते हैं, तो उस टाइम भी एनर्जी की हमें जरूरत होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, जिसे वो क्लोरोफिल में कन्वर्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम अपनी जो एनर्जी लेते हैं वो लेते हैं फूड के ऑक्सीडेशन से, यानी फूड को बर्न करने से, उसके मेटाबॉलिज्म से। आपकी बॉडी जब एनर्जी को यूज करती है, उसे यूज करने के लिए उसे पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है, तभी वो यूज कर सकती है। और इस एनर्जी को जो स्पेशल मॉलिक्यूल कैरी करता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है, वो है एटीपी, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और बेसिकली ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये कहाँ बनता है? ये सारा का सारा बनता है आपके सेल्स के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जो आपकी बॉडी का फर्नेस भी कहते हैं। यहीं पर सारे का सारा जो फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, वो ऑक्सीडाइज होता है, बर्न होता है, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एटीपी के फॉर्म में होती है। जैसा नाम हमें समझ में आ रहा है, एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी एक एडिनोसाइन मॉलिक्यूल है जो 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो ये बॉन्ड बनाते हैं एटीपी के साथ, उस हर बॉन्ड में, उस हर लिंक के अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी छुपी होती है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। और फॉर एग्जांपल, हमने एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक किया, तो उसके अंदर जब वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, वो लिंक ब्रेक हुआ, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। तो अब सिर्फ 2 फॉस्फेट ग्रुप रह गए। अब वो क्या बन गया? वो बन गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्योंकि 2 ही रह गए, तीसरा ब्रेक हो गया। इसी तरह जब फर्दर एनर्जी की जरूरत होती है तो एक और फॉस्फेट ग्रुप को हम तोड़ सकते हैं, और वो बन जाता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। बाकी केमिकल रिएक्शंस की तरह ही जो एटीपी से एटीपी बनने की जो रिएक्शन है, वो रिवर्सिबल होती है, और इस रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। बिकॉज एटीपी पूरे यूनिवर्स का या नेचर का एक एनर्जी स्टोर है, तो इसीलिए हमारी डाइट में जो फास्फोरस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऑफ एटीपी, यानी जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं उसके चक्कर में जो हमारी डाइट है उसमें फास्फोरस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए जितने भी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो फर्टिलाइजर्स को बनाते हुए उसमें फास्फोरस ऐड करती हैं, जो एनिमल बोन्स वगैरह से लिया जाता है। और इनसे जब फिर वो प्लांट्स ग्रो होते हैं और हम उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, तो हम उसमें से फिर वो जो फॉस्फेट या जो फॉस्फोरस है उसको लेते हैं और अपना एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। और जब कोई भी एनिमल या ह्यूमंस मर जाते हैं, तो हमारी बॉडी का जो फॉस्फोरस है वो वापस इकोसिस्टम में चला जाता है, और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। जैसा हमने देखा कि जब एटीपी ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन अगर हमें एटीपी को दोबारा रीबिल्ड करना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, और उसके लिए भी रॉ मटेरियल वही होता है जो उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। यानी एटीपी जब ब्रेकडाउन होके एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट बनता है, तो यही एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट जब वापस मिलेगा तो दोबारा एटीपी बनेगा। लेकिन इस प्रोसेस में भी हमें एनर्जी चाहिए, तो इसको रीसिंथेसाइज करने के लिए, एटीपी को दोबारा बनाने के लिए, हमारी बॉडी में 3 मेजर केमिकल रिएक्शंस होती है। इनमें से 2 डिपेंड करती हैं आपके खाने के ऊपर, और तीसरी डिपेंड करती है आपके बॉडी में एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोक्रिएटिन या क्रिएटिन फॉस्फेट। और जब हम क्रिएटिन की बात करते हैं तो यही जो एटीपी सीपी, यानी जो एटीपी के साथ जो क्रिएटिन फॉस्फेट वाला सिस्टम है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहले केमिकल रिएक्शन है, पहला सिस्टम है, वो है एटीपी सीपी, जिसे हम फॉस्फोजन सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी को एक बहुत ही शॉर्ट अमाउंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक सडन बूस्ट की एनर्जी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्फ स्विंग, वेट लिफ्टिंग की जो, अगर हमने एक कोई बहुत स्ट्रांग मूवमेंट करी, या आपकी 100 मीटर स्प्रिंट्स, ये सारी की सारी जो मूवमेंट्स होती हैं, ये आपके एटीपी सीपी सिस्टम से फ्यूल होती हैं। जो नेक्स्ट सिस्टम होता है वो होता है एनारोबिक सिस्टम, जो हमारी बॉडी को अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट के करीब तक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसको हम ग्लाइकोलिटिक सिस्टम भी कहते हैं।
और इसका एग्जांपल हुआ फॉर एग्जांपल 400 मीटर रन, 800 मीटर रन। इसके बाद जो सिस्टम आता है उसे हम कहते हैं एरोबिक सिस्टम, जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी को जो कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वगैरह हुआ, उसमें जो कंटिन्यूस एनर्जी की जरूरत होती है वो इस सिस्टम से मिलती है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, वो है सिर्फ जो फॉस्फेजेन सिस्टम है या एटीपी सीपी सिस्टम है। जो आपका क्रिएटिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रिएटिन होता है वो बेसिकली आपकी मसल्स में स्टोर होता है। एक इंटेंस वर्कआउट सेशन के बाद जब आपकी बॉडी का एटीपी डिप्लीट हो जाता है तो उसे दोबारा बनाने के लिए ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है इसको हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जो क्रिएटिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रिएटिन है ये जो है वो ब्रेक डाउन होता है, इसमें क्रिएटिन अलग हो जाता है, फॉस्फेट अलग हो जाता है और रिलीज होती है एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये दोबारा जो एडीपी और फॉस्फेट है उनको जोड़ती है और एटीपी दोबारा बनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो टोटल हमारी बॉडी में स्टोर्स होते हैं, चाहे वो एटीपी के हो या सीपी के हो, ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं। इसलिए इनसे जो एनर्जी ऑब्टेन करी जाती है वो भी बहुत छोटे टाइम के लिए करी जाती है। अगर हम बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी में इसलिए बिल्ड करा गया है या हुआ है नेचुरली, ताकि हम जो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है उसमें हमारी बॉडी को राइट रिएक्शन के लिए एनर्जी मिले। अब ये फ्लाइट और फाइट के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये वो फिनोमेना है जिसको आपका ब्रेन या नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जंगल से जा रहे हैं, अगर आपके सामने एक शेर आ गया तो अब उसको देखकर आप दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो आप फाइट करेंगे या आप फ्लाइट करेंगे, फ्लाइट यानी भागेंगे। अब दोनों के लिए आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो ये जो सिस्टम है ये आपको उस पर्टिकुलर जो एक्सप्लोसिव एनर्जी चाहिए, चाहे भागने के लिए, लड़ने के लिए, वो प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये जो छोटे अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसका एक और प्लस पॉइंट है कि ये जो आपकी बॉडी के सबसे हाई थ्रेशोल्ड मसल फाइबर्स हैं, जो सबसे ज्यादा फोर्स प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, उनको एनर्जी सप्लाई करता है। इसलिए आप जब भी कोई हाई एक्सप्लोसिव काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 100 मीटर स्प्रिंट मार रहे हैं, या आप एक वेट लिफ्टिंग की बहुत हैवी इंटेंस मूवमेंट कर रहे हैं, या कोई बहुत वेट ट्रेनिंग की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट्स को आप ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो लोकल एटीपी स्टोर्स हैं ये बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाते हैं। और इसीलिए ऐसे वर्कआउट्स के बाद, इतने छोटे से एक्सप्लोसिव वर्कआउट के बाद भी आपको एक अच्छे खासे रेस्ट की जरूरत होती है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो इस एटीपी को रीबिल्ड कर सके। और जितना ज्यादा आपकी फिजिकल एक्टिविटी की डिमांड होगी उतना ज्यादा जो है आपको रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बोलते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा हैवी वेट्स उठा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जो रेस्ट पीरियड्स हैं वो बीच में बढ़ जाते हैं। तो एक रीजन तो होता है उसका, ऑफ कोर्स, एटीपी की रीजनरेशन। कम से कम 1 से 3 मिनट का आपको रेस्ट चाहिए होता है अगर आप बहुत एक्सट्रीम जा रहे हैं, हैवी मूवमेंट्स ले रहे हैं। और सेकंड होता है आपका नर्वस सिस्टम, जो उसमें बहुत फटीग हो जाता है, उस नर्वस सिस्टम को भी रेस्ट देना, उसको रिचार्ज करना। अब जैसे हमने देखा कि जो आपका क्रिएटिन फॉस्फेट होता है या फॉस्फोक्रिएटिन होता है, उसकी भी एक लिमिटेड अमाउंट होता है जितना वो हमारे मसल्स में स्टोर होता है। तो जैसे इंटेंस एक्सरसाइज होती है तो ऑटोमेटिकली जो आपका सीपी या क्रिएटिन फॉस्फेट है या फॉस्फोक्रिएटिन है ये भी डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा इंटरेस्ट रहा है कोचेस में, रिसर्चर्स में, एथलीट्स में, कि किस तरह से जो हमारी मसल्स है उसका जो फॉस्फोक्रिएटिन या क्रिएटिन फॉस्फेट का स्टोरेज है उसको हम बढ़ा सके, क्योंकि जितना ज्यादा स्टोरेज होगा फॉस्फोक्रिएटिन का उतना ज्यादा आपकी जो वर्कआउट है, जो एक्सरसाइज, एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स आप कर रहे हैं, वो ज्यादा समय तक सस्टेन कर पाएंगे। इसीलिए हम क्रिएटिन सप्लीमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि जो आपका मसल क्रिएटिन कंटेंट है जब वो इंक्रीज होता है तो ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है या फॉस्फोक्रिएटिन है इसका अमाउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगता है। इसलिए क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन स्ट्रेंथ एथलीट्स के केस में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है या फॉस्फोक्रिएटिन है ये आपकी मसल्स में इसका अमाउंट इंक्रीज होता है। इन टर्न आपका एटीपी जो रीसिंथेसिस है वो बढ़ेगा। इन टर्न जो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे ज्यादा समय तक आप परफॉर्म कर पाएंगे, ज्यादा इंटेंसिटी से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये थी क्रिएटिन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आखिर हमें क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन चाहिए क्यों होती है। जैसे मैंने बताया कि इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने पूरी ई बुक लिखी है, वो आप पढ़िए। उसमें क्रिएटिन से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट 100+ पेजेस की ई बुक है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम और देखेंगे क्रिएटिन के बारे में, और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड। मेरे पास काफी सारी कॉमन क्वेरीज आती हैं कि सर हम आपके अंडर ट्रेन कैसे कर सकते हैं, तो शायद इन लोगों ने मेरा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है जेनेसिस वो अभी तक चेक नहीं करा है। जेनेसिस आज की डेट में इंडिया के सबसे एक्सटेंसिव प्रोग्राम में से एक है जो 40 से ऊपर कंट्रीज में है। अगर आप जेनेसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट wearstupid.com पे जाइए, वहां पे जेनेसिस के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।